हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हमने स्टडी किया था। तो उसमें हमने जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स निकाले थे और कुछ हमारे पास रिलेशन निकल के आया था। तो यहाँ से बच्चे ए क्या है आपका, जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और बी क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ए बाय में बी का हमने जब रेशो कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास निकल के आया था एक्सपोनेंशियल ऑफ एच कट ओमेगा बाय में के बी टी माइनस में 1। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने इसकी डेरिवेशन नहीं देखी तो अपना पहले प्रीवियस लेक्चर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख के आए, उसके बाद ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करें। उसके बाद हमने जो है कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब एच कट ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी, तो हमने इस एक्सपोनेंशियल को खोला था और हमने लिखा था 1 प्लस में एच कट ओमेगा बाय में के बी टी, और हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया था। 1 से 1 कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास निकल के आया था ए बाय में बी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच कट ओमेगा बाय में के टी। तो यहाँ से पता चला कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ना, वो क्या कर रहा है बच्चे, स्पॉन्टेनियस एमिशन से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, फार फार ग्रेटर देन योर स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन से। तो देखो, जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो उसमें क्या होगा आपके पास, ये हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं, दिस इज़ योर लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज़ योर हायर एनर्जी लेवल। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोटोन जो है, जो भी एक्सटर्नल फोटोन है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजिशंस के लिए। तो अपर लेवल से जब एटम्स जो है लोअर लेवल में जाएगा, जब वो क्या करेंगे, कोई फोटोन ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, और जो आपके पास फर्दर जो है दो फोटोन्स को एमिट करेगा, और जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी आप क्या बात करो, फ्रीक्वेंसी की या डायरेक्शन की, या फिर आप पोलराइजेशन की बात करते हो, जो स्टिमुलेटिंग फोटो एमिटेड फोटोन होगा वो सेम होगा जैसे आपका स्टिमुलेटिंग, जो स्टिमुलेटिंग फोटोन जिसकी वजह से ट्रांजिशन हुई है उसके जैसा ही आपका क्या निकलेगा बच्चे, स्टिमुलेटेड फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो उसकी जो है जो भी एमिटेड फोटोन होगा वो क्या करेगा, कंसाइड करेगा, जो भी उसकी कह सकते हो डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी या पोलराइजेशन, वो सारी कंसाइड करेगी किसके साथ, आपकी स्टिमुलेटिंग फोटोन के साथ। ठीक है, जो एमिटेड फोटोन होगा, जो फोटोन निकलेगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लूँ या डायरेक्शन की बात कर लूँ या फेस की बात कर लूँ, वो सारा सेम होगा जो जिसकी वजह से जो है आपकी क्या हुई है, ट्रांजिशन हुई है, यानी कि जो स्टिमुलेटिंग फोटोन है। तो इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया, मान के चलो हमने क्या ली, एक कोहेरेंट पैरेलल बीम हमने कंसीडर करी। ठीक है ना, कोई कोहेरेंट पैरेलल बीम हमने कंसीडर करी। ठीक है ना, एक कोहेरेंट पैरेलल बीम हमने कंसीडर करी रेडिएशन की। ठीक है ना, दिस इज योर पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन। उसको मैंने क्या किया बच्चे, किसी एक्टिव मीडियम के अंदर से पास किया। ठीक है, कोई एक्टिव मीडियम लिया, उसके अंदर से मैंने क्या किया, ये जो पैरेलल बीम मैंने कंसीडर करी है, ठीक है ना, कोहेरेंट है, यानी कि सभी की जो हमारे पास जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका सबका फेस सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है ना, और ये जो फ्रीक्वेंसी मान लो उनकी ओमेगा है। ठीक है ना, हमने मोनोक्रोमेटिक जो है हमने क्या किया, कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, जिसको की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, ओमेगा ही है, उसको हमने क्या किया, इस पैरेलल बीम को हमने क्या किया, किसी एक्टिव मीडियम में से पास किया। उसके अंदर जो एक्टिव मीडियम है उसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दो लेवल से, N1 लेवल एंड N2 लेवल। N1 इज योर लोअर लेवल एंड N2 इज योर अपर लेवल। तो अपर लेवल में मैंने क्या बात की कि मैंने मान के चला यहाँ पे जो है हायर पॉपुलेटेड है। ठीक है ना, पॉपुलेटेड है ये लेवल, और क्या है, एटम जो है मैक्सिमम क्या है आपकी अपर स्टेट में, और उनकी एनर्जी क्या है, E2 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये जो है कोहेरेंट बीम ऑफ आपकी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जब इस एक्टिव मीडियम के ऊपर फॉल करेगी, तो ये क्या करेगी बच्चे, ये क्या करेगी, ये जो फोटोन्स ही एक तरह से ये क्या करेंगी बच्चे, स्टिमुलेटेड इंड्यूस एमिशन फ्रॉम द एटम ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके क्या आ रहे हैं, ये जो मोनोक्रोमेटिक बीम से जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही है, ये क्या करेंगी, जो अपर लेवल में एटम्स बैठे हैं उनको स्टिमुलेट करेंगी, उनको क्या करेंगी, ये कह सकते हो ट्रिगर करेंगी कि वो अपनी हायर स्टेट को छोड़ के कहाँ आए, लोअर स्टेट में जंप करें। ठीक है, और जब वो लोअर स्टेट में जंप करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, क्या निकाल लेंगे अपने में से, फोटोन्स एमिट करेंगे। ठीक है, और जो फोटोन्स वो एमिट करेंगे, मान लो जो इन्होंने ऑब्जॉर्व किया है फोटोन, अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी का फोटोन ऑब्जॉर्व किया है तो वही क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ठीक है ना, उसी फ्रीक्वेंसी का एमिट करेंगे, और ये जो फोटोन्स होंगे वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, जो आपकी इंसिडेंट बीम आ रही थी इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो जो फोटोन्स भी निकलेंगे ना बच्चे, जो फोटोन्स भी होंगे वो भी क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उनका फेस जो है वो सेम होगा जो उसने फोटोन ऑब्जॉर्व किया। तो जो फोटोन उसने ऑब्जॉर्व किया है उस वही फोटोन क्या करेंगे, एमिट करेंगे, उनका फेस भी सेम होगा, जो इंसिडेंट फोटोन होगा। ठीक है ना, सेम फेज होगा सबका, और क्या करेंगे बच्चे, वो अपने में से जो है जो फोटोन्स एमिट करेंगे उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी,
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, जिस डायरेक्शन में आपकी बीम थी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोटोन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जब हमने कोरेंट बीम हमने कंसीडर करी, इज अलाउड टू पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है ना, प्रीडोमिनेंटली इन देयर एक्साइटेड स्टेट E2, तो क्या होगा, इट विल इंड्यूस एमिशन ऑफ फोटोन्स of frequency omega which will move in the direction of incident beam and has the same phase as that of your incident photon, ठीक है। अब आगे क्या कह रखा है कि अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, जो स्टिमुलेटिंग रेडिएशन है, दिस इज योर स्टिमुलेटिंग रेडिएशन, इसने क्या किया है बच्चे, स्टिमुलेट किया है जो अपर एटम्स थे उनको लोअर स्टेट में लेके आया है, ठीक है ना, ट्रांजिशन से इंड्यूस करी है, ठीक है। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ है, अब यहाँ जो अपर एटम है वो लोअर स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, यानी कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये सारे की सारी कैसी है, कोहेरेंट है, सेम फेस में है, ठीक है ना, सभी की सभी क्या है, सेम फेस में, सेम उनकी फ्रिक्वेंसी है। इस करके इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बीम आएगी हमारे पास, जो हमें आउटपुट में जो बीम मिलेगी, दिस इज योर क्वांटम एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो एम्प्लीफाई होके हमें मिलेगी, तो जो बीम होगी वो हमें क्या मिलेगी बच्चे, एम्प्लीफाई होके मिलेगी। इस करके इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्वांटम एम्प्लीफिकेशन। क्वांटम मतलब क्या होगा बच्चे, फोटोन्स, फोटोन्स क्या हो रहे हैं, एम्प्लीफाई हो गए हैं बहुत बार, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे जो है, इसमें क्या है बच्चे, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, एमिटेड फोटोन जो है, अब देखो सारे तो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन नहीं होंगे, कुछ क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस भी होंगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगी, कुछ फोटोन्स ऐसे भी होंगे जो अपने आप अपर स्टेट को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, लोअर स्टेट में आ जाएंगे, जो कि क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, तभी तो अपर स्टेट छोड़ के लोअर स्टेट में आएंगे। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ है उसकी वजह से भी क्या होंगे बच्चे, फोटोन्स निकलेंगे, और ये जो फोटोन्स होंगे बच्चे ये रैंडमली मूव करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अपर एटम्स को ट्रिगर करते हैं कि वो लोअर स्टेट में आए, ठीक है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं। तो ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना फोटोन्स, ये क्या करते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और कुछ उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपके जो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, बाकी सारे क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इस करके ये क्या कहलाते हैं बच्चे, आपका क्वांटम नॉइस, ठीक है ना। नॉइस क्या होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए कि जो फोटोन्स हैं अगर इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में नहीं है, इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, इसको हम इनकोहेरेंट की बात करेंगे। लेकिन लेज़र हमारा क्या कैसी सोर्स होती है, कोहेरेंट सोर्सेज होती है। तो कुछ फ्रैक्शंस जो है इनकोहेरेंट हमें मिलता है, यानी कि क्वांटम नॉइज हमें मिलती है, वो किन की वजह से मिलती है बच्चे, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स की वजह से मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता लगा, तो यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एटम एटॉमिक मीडियम जो है, अब इसमें अगर मान के चलो अभी तक हमने जो एटॉमिक मीडियम कंसीडर किया था उसमें क्या कौन सी स्टेट डोमिनेटिंग थी, और अपर स्टेट, लोअर स्टेट आपकी डोमिनेटिंग नहीं थी। अगर हम मान के चलें कि लोअर स्टेट डोमिनेटिंग है, तो बच्चे लोअर स्टेट डोमिनेटिंग होती है तो कौन सा ऑब्जॉर्प्शन होता है आपका, स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो फोटोन्स होंगे वो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो लोअर स्टेट में एटम्स हैं उनको अपर स्टेट में सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एमिशन से, इस करके जो बीम हमें मिलती है वो अटेन्यूएटेड मिलती है। पहले बीम हमें कैसी मिल रही थी, मान लो आपने इस तरह की बीम भेजी है तो हमें वो जो बीम थी एम्पलीफाई होके मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जब एक्टिव मीडियम में से हमने बीम मान लो इस तरह से भेजी है तो हमें जो बीम मिलेगी वो अटेन्यूएटेड मिलेगी, ठीक है ना, डिक्रीज हुई, उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह से अटेन्यूएट होके मिलेगी हमें, ठीक है। तो वो किसकी वजह से मिलती है, क्योंकि वो तब मिलती है जब हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या कर जाता है, आपका स्पॉन्टेनियस ऑब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन जो है डोमिनेट कर जाता है तब, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमने ये पता चला कि लेज़र जो है दूसरे डिफर फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब्ड क्वांटम एम्पलीफायर इन द सेंस दैट इट डज नॉट इंक्लूड प्राइमरी कोहेरेंट लाइट बीम टू इंड्यूस एमिशन। तो यहाँ पे क्या रखा है कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, तो देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ना बहुत ज़रूरी है आपको, अगर एम्पलीफाइड बीम चाहिए, अगर आपको एम्पलीफाइड बीम चाहिए, यहाँ पे देखो हमने इतनी सी बीम भेजी थी, हमें क्या मिली, उसके डबल बीम हमें मिल रही है, एम्पलीफाइड बीम मिल रही है, तो उसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेज़र सिस्टम है वो इससे जो क्वांटम एम्पलीफायर है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी कोहेरेंट सोर्स जो है वो एमिशन इंड्यूस नहीं कर रही हैं। तो रोल जो होता है ना प्राइमरी फोटोन्स का वो क्या होता है, इज प्लेड बाय द फोटोन्स स्पॉन्टेनियसली एमिटेड बाय द, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था, इस मीडियम के अंदर हमें जो है क्या करने पड़ रहे थे, प्राइमरी फोटोन्स, यानी कि पहले ही हमें कोहेरेंट बीम को इसमें से हमें पास करना पड़ रहा था एक्टिव मीडियम के अंदर, जो कि क्या कर रहे थे, आगे जाके क्या कर रहे थे,
स्टिमुलेटेड एमिशन करते थे और हमें क्या मिल रही थी, एम्पलीफाइड बीम मिल रही थी। लेकिन लेजर एक्शन दैट इज एंटायरली डिफरेंट। हमने लेजर में हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है लेजर में कि N1 लेवल है, दिस इज योर N2 लेवल। यहाँ पे एटम्स क्या है, पहले से ही हमने क्या कर रखते हैं, पंप करके हम क्या कर देते हैं, अपर स्टेट को पॉपुलेट कर देते हैं। उसमें से कुछ एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, जब लोअर स्टेट में आते हैं, जैसे कि ये एटम है उसकी लाइफ टाइम कम है, ठीक है ना, अनस्टेबल और लोअर स्टेट में है, तो इसने फोटोन एमिट किया और ये फोटोन जो है फर्दर क्या करता है, आपका फर्दर जो एक्साइटेड आइटम्स है उनको ट्रिगर करता है और क्या निकालता है बच्चे, जैसे इसको ट्रिगर किया तो क्या करेगा बच्चे, 2 फोटोन्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो फोटोन्स एमिट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम पहले फोटोन्स को इंसिडेंट करवाते हैं एक्टिव मीडियम के ऊपर अंदर, फिर हमें एम्पलीफाइड। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लेजर में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फोटोन्स का जो रोल है ना वो कौन प्ले कर रहा है, जो फोटोन स्पॉन्टेनियसली एमिटेड है, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो प्राइमरी फोटोन का जो सोर्स है ना, प्राइमरी फोटोन का जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है बच्चे, जो फोटोन्स हमारे स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स है ना, स्पॉन्टेनियसली जो खुद ही निकले हैं, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली हाँ एमिटेड फोटोन्स हैं, वो आपका किसका रोल प्ले कर रहे हैं, आपका फोटो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, आप कह सकते हो प्राइमरी फोटोन्स का रोल ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फर्दर आगे ट्रिगर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है जो रोल जो है ना प्राइमरी फोटोन्स का, वो कौन सा कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स कर रहे हैं एक्टिव मीडियम के। वो क्या करते हैं बच्चे, जो अपर लेवल में एटम्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और क्या करते हैं, न्यू फोटोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आगे क्या हो जाती है, लेजर ऑसिलेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सो विल द स्टिमुलेटेड फोटोन, यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, एंड सो विल द स्टिमुलेटेड फोटोन ड्यू टू दैम। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसी तरह से जो है स्टिमुलेटेड फोटोन भी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमें जो कोरेंट रेडिएशन चाहिए ना, अब देखो जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन और स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर हमें क्या चाहिए होता है, कोरेंट रेडिएशन चाहिए होती है कि जो भी एमिटेड फोटोन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे, जो डायरेक्शन क्या है आपकी स्पॉन्टेनियस, तो मतलब कि जो डायरेक्शन आपकी इंसिडेंट बीम की है, मान के चलो या एक्सिस ऑफ रेजोनेटर आप लगाते हो ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे क्या रखा है, हमें कोरेंट रेडिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स होते हैं ना, जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और आपको पता है उसकी कंडीशन हम ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी से हम करते हैं फुलफिल। तो ऑप्टिकल रेजोनेंस कैविटी क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसके लिए सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, हमने अभी देखा कि जो एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, अगर हम किसी बीम को एक्टिव मीडियम में से पास करते हैं तो वो बीम एम्प्लीफाई हो या वो बीम क्या हो, अटेन्यूएट हो, वो किस कैसे जब वो एक्टिव मीडियम में से पास करती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। अभी हमने देख लिया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटॉमिक ट्रांजिशंस होती हैं ना, वो उनमें जो है स्प्रेड की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो एनर्जी है ना, एटॉमिक ट्रांजिशंस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही फाइनाइट स्प्रेड होता है उनका, मतलब बहुत ही फाइनाइट लेवल में वो क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इन केस ऑफ अब्जॉर्बिंग एटॉमिक मीडियम द इंसिडेंट बीम इज अटेन्यूएटेड। अब देखो बच्चे, अगर मान लो जो हमारा मीडियम है वो कैसा ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है, ऑब्जॉर्बिंग मीडियम में क्या होगा बच्चे कि जो लोअर लेवल है दैट इज मोर पॉपुलेटेड देन योर अपर लेवल। तो आपको पता है जब लोअर लेवल ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा तो हमारा कौन सा होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन ही होगा, अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा। तो हमारी जो बीम आएगी, जो इंटेंसिटी होगी बीम की, वो क्या हो जाएगी बच्चे, अटेन्यूएट हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अटेन्यूएट हो जाएगी। वो भी हम डिस्कस किया ये सारा का सारा, ठीक है। तो किस तरह से, तो इंसिडेंट बीम हमें कैसे मिलेगी, अटेन्यूएटेड मिलेगी। और जो इंटेंसिटी होगी आउटगोइंग बीम की, वो बच्चे फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से बच्चे, अगर मैं यहाँ से एटॉमिक एग्जाम्पल की बात करूँ, ये तो एक की बात है, ऐसे ही मैं बहुत सारे सिस्टम कंसीडर करूँ जहाँ पे क्या है आपका अब्जॉर्प्शन डोमिनेटिंग है एज योर, कह सकते हो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज योर, ये कह लो आप एमिशन, ठीक है ना। तो एटॉमिक एग्जाम्पल क्या होता है बट दैट इज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे सिस्टम्स की बात करें, तो एटॉमिक एग्जाम्पल को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जर्प्शन लाइन ओमेगा नोट पे आ रही है दैट विल करस्पॉन्ड टू द सेंटर ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर
कोई भी पोजेस एन ऑब्जॉर्प्शन लाइन, अगर कोई भी आपके कह सकते हो सिस्टम जो है अगर इस ओमेगा नॉट लाइन पे ऑब्जॉर्प्शन करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा कि अब्जॉर्प्शन सेंटर कहलाएगा या सेंटर ऑफ लाइन आपका कहलाएगा। तो यहाँ से देखो बच्चे कि इस तरह की अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस ओमेगा ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे जो है इस ओमेगा नॉट लाइन पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, इस सेंटर कहलाएगा आपका। अब यहाँ से कंसीडर करते हैं बच्चे, ये मेन है आपका, यहाँ से आप समझो कि मान लो हमने क्या किया, लाइट पासिस थ्रू ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, हमने क्या किया, लाइट को किसी ऑब्जॉर्बिंग मीडियम में से पास किया तो एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। जो कॉलम होगा वो क्या करेगा, एनर्जी, मान लो कोई स्मॉल पार्ट हमने कंसीडर किया डीजेड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मान लो ये एक्टिव मीडियम है आपका, ठीक है, इस एक्टिव मीडियम में मैंने स्मॉल रीजन की बात करी दैट इज डीजेड, ठीक है ना। तो डीजेड इस कॉलम में जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई वो किसके प्रोपोर्शनल होगी बच्चे, डीजेड इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी कि किसी लेंथ में ऑब्जॉर्प्शन हुई है और इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, और जितनी आपकी एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया इसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है ना, इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन इंटेंसिटी की बात करूँ तो चेंज इन इंटेंसिटी अगर मुझे लिखना हो तो बच्चे वो क्या होगा आपका, जो चेंज इन इंटेंसिटी, अब ये स्मॉल रीजन के लिए इंटेंसिटी चेंज भी क्या होगा, डी आई ओमेगा, ठीक है ना, डी आई ओमेगा जेड। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अब दैट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्स ऑफ एनर्जी आई के और किसके, डी जेड के। तो यहाँ पे जो अल्फा लगा है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अगर मुझे क्या चाहिए, ये तो था दैट इज अब्जॉर्प्शन टू अ वेरी स्मॉल लेवल, हम क्या चाहते हैं, अब्जॉर्प्शन पूरी एक्टिव मीडियम में कितनी अब्जॉर्प्शन हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से z। अब ये 0 से z हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये आई ओमेगा जेड इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से z अल्फा ओमेगा डी जेड, ठीक है। अब इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन, अब आपको पता है डी आई बाय में आई है तो क्या हो जाएगा, एल एन आई ओमेगा जेड माइनस में एल एन ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0 से z अल्फा ओमेगा डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ओमेगा जेड आई ओमेगा 0, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो बच्चे एल एम एम अपोन में एन करना था, ठीक है, तो एल एन एम अपोन में एन करना था। और यहाँ पे भी बच्चे जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे जब हम इसको और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई ओमेगा जेड, ठीक है ना, आई ओमेगा 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से z माइनस अल्फा ओमेगा इंटू डी जेड, ठीक है। अब देखो बच्चे अगर मान के चलो कि ये क्या है, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ठीक है ना, कितना हमारा जो है बीम अब्जॉर्ब हुई है जब मीडियम में से पास करी। अगर हमारा मीडियम होमोजीनियस है इन दैट स्टेट तो हम क्या कहेंगे बच्चे, होमोजीनियस मीडियम के लिए तो जो चीज़ हमारे पास आई ओमेगा 0 है तो यहाँ से बच्चे एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से z जब मैं इंटीग्रेट करूँगी अल्फा ओमेगा z आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, अल्फा ओमेगा z आ जाएगा तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी इक्वेशन। अब बच्चे हमने क्या किया हुआ है, अल्फा ओमेगा को मैंने प्लॉट किया हुआ है ओमेगा के रिस्पेक्टिव में, तो अल्फा ओमेगा को यहाँ पे देखो बच्चे, अल्फा ओमेगा को मैंने क्या किया, ओमेगा के रिस्पेक्टिव में मैंने प्लॉट किया हुआ है और मैंने मान के चला दिस टर्म इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ से बच्चे इसको फिर से हम खोल सकते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको खोल लेंगे ई की पावर माइनस एक्स को कैसे खोलोगे, 1 माइनस एक्स, और हायर टर्म्स को निगलेक्ट किया हुआ है तो आई ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा ओमेगा जेड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ओमेगा जेड माइनस आई ओमेगा 0 इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ अल्फा ओमेगा जेड। तो यहाँ से बच्चे ये जो कर्व है वो जो हमारे पास कर्व आई थी 4.2, मतलब जो हमारी कर्व थी कौन सी, जो इस तरह से आ रही थी इंटेंसिटी की यूं और ओमेगा नोट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था, तो वो कर्व से काफ़ी आइडेंटिकल होती है। और हायर टर्म्स जो होती है ना उसको हमने रिटेन करके रखा हुआ है, इस एक्सपेंशन में जो हायर टर्म थी हमने उसको रिटेन किया। और ये जो कर्व विल डिफर इन शेप देन द कर्व। अब देखो जो हमारी आई ओमेगा वर्सेस जो है मैंने जो कर्व प्लॉट की है ना, आई ओमेगा वर्सेस ओमेगा, तो वो बच्ची इस तरह से आ रही थी और ओमेगा नोट पे हमें क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था, मतलब आई ओमेगा नोट पे हमें मिनिमम मिल रहा था। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ रही थी कर्व। तो ये कर्व और ये वाली कर्व में अगर दोनों देखो तो कितनी डिफरेंट है, ठीक है ना, तो दोनों कर्व कैसी हैं, डिफरेंट है, ठीक है ना, सिर्फ शेप में फ़र्क आया आपका, सिर्फ शेप में फ़र्क आया कि जो शेप है दोनों की दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो विड्थ अगर मैं मान के चलूँ, जो विड्थ मैंने कर्व की ली है वो क्या है आपके पास, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा ओमेगा क्या होगी, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा, इस तरह से ही हमारे पास निकलती है। अगर मुझे किसी विड्थ की अगर मुझे क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होती है FWHM, यानी कि हाफ विड्थ या फिर फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा, ठीक है ना, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा हमें क्या दे देता है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा ओमेगा।
तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, अब आगे इन्होंने और कंसीडर किया हुआ है। अभी तक हमने क्या निकाला कि हमने एक ऑब्जॉर्बिंग मीडियम में से लाइट को पास किया और हमने जो है स्मॉल रीजन के लिए एनर्जी ऑब्जॉर्ब निकाला था, फिर हमने पूरे एंटायर रीजन के लिए हमने क्या निकाला था, एनर्जी ऑब्जॉर्ब निकाला। अब देखो बच्चे, मान लो जो बीम हमने कंसीडर की है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। अभी तक हम फ्रीक्वेंसी जो ले रहे थे दैट इज ओमेगा। अब हमने मान के चला जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, जो बीम हमने लाइट ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है ओमेगा, ओमेगा प्लस में डी ओमेगा, ठीक है। और जो बीम है दैट इज ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन, तो इंटेंसिटी इन जेड डायरेक्शन वो हमें दे रखी है आई ओमेगा, ठीक है। और दैट इज आल्सो बाउंडेड बाय अ एटॉमिक मीडियम in I omega traveling in z direction through atomic medium bounded by z and z plus में dz प्लेन, ठीक है ना। अब देखो बच्चे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन द रेंज ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा की रेंज में है। जैसे ही वो मीडियम में से पास करेगा, मीडियम दैट इज आल्सो बाउंडेड बाय एटॉमिक प्लेन्स, और उसकी वैल्यू कहाँ है, z और z प्लस में dz की वैल्यू में, ठीक है। तो लाइट बीम इज ट्रेवलिंग इन z डायरेक्शन। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कितनी लाइट एनर्जी जो है इस यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें दे रखी है ओमेगा प्लस में डी ओमेगा वाली रेंज के लिए अगर मुझे निकालना है लाइट एनर्जी कितनी गई है, तो क्या होगी, इंटेंसिटी यानी कि आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी मुझे कैलकुलेट करना हुआ तो क्या हो जाएगा, कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है इस रेंज के अंदर, वो भी कैसे निकलेगी बच्चे, आई ओमेगा डी ओमेगा, और किस डायरेक्शन में है, डी जेड, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, द्वारा से कॉफिशिएंट आ जाएगा, और ये कॉफिशिएंट आपका क्या कहलाएगा, वही ऑब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इस आई ओमेगा से जो इंटेंसिटी से रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करी जेड और जेड प्लस में डी जेड, तो अभी हमने क्या निकाला कि कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है, ठीक है ना, स्मॉल डी जेड रीजन के अंदर, तो हमने निकाल ली वो। तो स्मॉल इंटेंसिटी मान लो अगर डेल्टा आई ओमेगा स्मॉल इंटेंसिटी मान लो ऑब्जॉर्ब हुई है, तो माइनस ऑफ अल्फा आई ओमेगा, तो यहाँ से अल्फा ओमेगा आई ओमेगा डी ओमेगा इंटू डी जेड, ठीक है ना। स्मॉल रीजन की बात करें, ये तो था स्मॉल डी जेड रीजन के लिए। टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्ब निकालनी है तो क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ओमेगा डी जेड बाहर, जीरो से जेड जो भी होगा अल्फा ओमेगा डी ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय में एन म्यू ओमेगा डी जेड अल्फा ओमेगा डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इंटेंसिटी है उसको मैंने क्या लिख दिया, सी बाय में एन म्यू ओमेगा। तो इंटेंसिटी जो है किसी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमने इसके लिए इंटेंसिटी कंसीडर करने के लिए हमने मान के चला एक स्फेरिकल सिलेंड्रिकल हमने रीजन कंसीडर किया, ठीक है ना। तो उसके लिए जो इंटेंसिटी है वो कैसे निकलेगी, जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो वेलोसिटी नहीं, सॉरी, आप वॉल्यूम कंसीडर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम है दैट इज फिल्ड बाय द बीम, जो बीम ने वॉल्यूम फिल्ड किया, ठीक है ना, दैट इज सी बाय में एन, ठीक है ना, इनटू आपका क्या है, जो रेडिएशन, जो हमारे पास रेडिएशन डेंसिटी थी ओमेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा म्यू ओमेगा। तो यहाँ पे हमने वही सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे नेट एनर्जी ऑब्जॉर्ब पर यूनिट पर सेकेंड पर सेकेंड अगर मुझे निकालना है बीम इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा आई माइनस में डेल्टा आई इज इक्वल टू बी। अब बच्चे माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब अब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर इंटेंसिटी लाइट रेज जाएंगी तो इंटेंसिटी जिस इंटेंसिटी से पहले गई इसके अंदर मूव करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटे, डिक्रीज हो जाती है, इस करके यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो माइनस डेल्टा आई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू बी वन टू एन वन माइनस में बी टू वन एन टू एच कट ओमेगा म्यू ओमेगा इंटू डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो वॉल्यूम है मीडियम का वो क्या होगा आपका ए डी जेड, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए कैंसल आउट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब energy arising out of the spontaneous emission has been ignored and as the contribution in the direction of the beam is nominal। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो spontaneous emission की वजह से जो हमारे पास क्या हो रही थी, अब emissions हो रही थी उसको हमने इग्नोर कर दिया। जब उसको इग्नोर कर दिया तो हमारी जो बीम हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कोहेरेंट बीम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ये तो था नेट एनर्जी ऑब्जॉर्ब इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया, और ये थे नेट एनर्जी ऑब्जॉर्ब जो बिल्कुल थी, ठीक है ना। तो बीम ने जो नेट एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पुट करना है, इस और इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दोनों क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड है, तो ये सी बाय में एन म्यू ओमेगा डी जेड अल्फा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपके पास B12N1 माइनस B21 H कट ओमेगा डी म्यू ओमेगा इंटू डी जेड। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू अल्फा ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू जब मैं इक्वल निकाल लूँगी तो क्या आ जाएगा N1 B12, ठीक है, मैंने N1 B12 भी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस B21 N2 बाय में B12 N1 H कट ओमेगा C बाय में N। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा N1 B12 1 माइनस ये क्या आ जाएगा B21 बाय में B12 क्या होता है G1 बाय में G2, ठीक है, हमने मान के चला कि B21 बाय में B12 हमने क्या लिया G1 बाय में D2, और इसको हम ये भी कह सकते हैं डीजनरेसी ऑफ अपर एंड द लोअर लेवल एंड द अपर लेवल। डीजनरेसी यानी कि कितने नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स हैं आपके कितने, ठीक है ना, तो दिस इज योर डीजनरेसी, ठीक है। देखो जो हमारे एटॉमिक जो आप कह सकते हो ना एटॉमिक जो हमारी एनर्जीज होती हैं E1 E2 ये 2 शेल्स नहीं होते हैं, लोअर लेवल में भी बहुत सारे शेल्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो इस करके डीजनरेसी होती है, ठीक है ना, दैट इज G1 बाय में G2। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास A21 बाय में AB12 हमारे पास निकल के आया H कट, ये तो हमें पता ही है कि दिस इज H कट ओमेगा क्यूब बाय में P स्क्वायर C क्यूब, हमने ये रिलेशन हमने किया हुआ है, ठीक है, हम अपने लास्ट लेक्चर में करके आए हैं। तो यहाँ से G1 बाय में G2 B21 है, G1 बाय में G2 B12, तो यहाँ से ये हमारे पास इस तरह से निकल के आ गया, क्योंकि हमने क्या किया है B12 बाय में आपका B21 था ना, A21 बाय में B12 था, इसके इक्वल था, तो हमने ये किसके इक्वल रख दिया G1 बाय G2 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से B12 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो निकल के आया G2 बाय में G1 A21 पाई स्क्वायर C क्यूब बाय में H कट क्यूब ओमेगा क्यूब। तो ये जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले, ये जो इक्वेशन है ना हमारे इस पास ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम बच्चे, B12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। B12 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा ओमेगा डी ओमेगा N G2 A21 पाई स्क्वायर C स्क्वायर N1 बाय में G1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस G1 बाय में G2 N2 बाय में N1। तो ये क्या कहलाती है आपका फॉन्च-बेयर-लेंडनबर्ग फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉन्च-बेयर-लेंडनबर्ग फॉर्मूला आपका कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि G12 और G2N1 है वो अगर क्या हो जाए, ये कह लो कि G1N2 जो है किसको टेंड करेगा, अगर G2N1 को टेंड करेगा तो अब्जॉर्प्शन अप्रोच किसको करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी और हमें सैचुरेशन स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और है आपका लाइन शेप फंक्शन, ये छोटा सा टॉपिक है इसके साथ ही इंक्लूड है, वो भी करके चलेंगे। लाइन शेप फंक्शन क्या कहलाता है कि अगर मुझे क्या निकालनी है, अभी तक हम बात कर रहे थे जो एटम है वो रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे, हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर नहीं करी, ठीक है, और हमने देखा जो ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस निकालना है कि किस क्या फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस या ऑब्जर्प्शन कैसे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमें अल्फा ओमेगा को यानी कि ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे हमने अल्फा ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू बच्चे यहीं पे हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज फॉन्च-बेयर-लेंडनबर्ग फॉर्मूला से N G2 A21 पाई स्क्वायर C स्क्वायर N1 बाय में G1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस G1 बाय में G2 N2 बाय में N1 G ओमेगा। तो यहाँ से बच्चे अल्फा ओमेगा नॉट आप लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, जो ओमेगा दैट इज रिप्लेस बाय ओमेगा नॉट। तो ये जो अल्फा ओमेगा नॉट है ये वैल्यू क्या है कि जब अल्फा ओमेगा की वैल्यू किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के लिए, और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मैक्सिमम यानी कि इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और यहाँ से बच्चे एक चीज़ और है कि अगर ये फंक्शन जो हमने कंसीडर किया हुआ है जी ओमेगा, अगर मैं फंक्शन कंसीडर करूँ इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ मैक्सिमम एट ओमेगा नॉट, ठीक है ना, और ये जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ लाइन शेप फंक्शन। ये क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शन है जी किसका फंक्शन है, ओमेगा का, जी किसका फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है, और यानी कि डीजनरेसी किसका फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है, यानी कि जी किसका फंक्शन है, ओमेगा का, और इसकी वैल्यू जो है हमें क्या मिलती है, किसी एक अच्छी वैल्यू हमें मिलती है ओमेगा नोट को, और वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। वो क्या कहलाती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है आपका क्या कहलाता है, लाइन शेप फंक्शन, और ये डिटरमाइन करता है क्या स्ट्रेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की, क्या स्ट्रेंथ है, इसको डिटरमाइन करते हैं। तो 4.29 से ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं कह दूँ कि जो the value of peak absorption in the totally unexcited medium is given by, अगर मुझे निकालना है टोटली अनएक्साइटेड मीडियम, टोटली अनएक्साइटेड मीडियम क्या होगा कि सिर्फ क्या हो जाए कि ऑब्जॉर्प्शन हो, ठीक है ना,
एटम जो एक्साइट ना हो, ठीक है ना, एटम एक्साइट ना हो मतलब N2 लेवल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, लेकिन N1 क्या हो, N0 के इक्वल हो, यानी कि अपर में तो कोई, आप कह लो कि कोई ना कोई ट्रांजिशन हुई, अपर लेवल में तो कोई गया ही नहीं, नंबर ऑफ एटम्स जो इन द अपर लेवल दैट इज 0, तो N1 इज इक्वल टू N0, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा अल्फा ओमेगा नॉट, सारी टर्म एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 N0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो NT 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये 1 के इक्वल हो गया, तो G ओमेगा नॉट, तो ये हमारे पास निकल के आया, ठीक है। तो हमने लाइन से फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। लाइन से फंक्शन क्या कहता है कि हम जो है किस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने देखा फंक्शन जो था वो उसकी वैल्यू अगर किसी ओमेगा नोट के अराउंड लेके चलूँ तो वही इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को क्या करता है बच्चे, सेटिस्फाई करता है। तो थैंक यू अभी के लिए, कल हम करेंगे बच्चे लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म, और उसके 3 तरह के प्रोसेस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।